सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। लैब असिस्टेंट की जो फिजिक्स की हमारी आखिरी 3 दिनों की जो सीरीज थी उसमें हम आज एक चौथा चैप्टर है उसको कवर करेंगे जो कि है ऊष्मागतिकी। इस चैप्टर से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन लगभग आते हैं इस चैप्टर से। तो आज हम कोशिश करेंगे उनमें से 2 क्वेश्चन तो हम आराम से कवर कर लेंगे, और तीसरा क्वेश्चन अगर उन टॉपिक से आ गया तो वो भी हो जाएगा। अगर कोई और टॉपिक से आता है तो 2 क्वेश्चन तो आपके आराम से हो ही जाएंगे। तो ऊष्मागतिकी में जो हम 3 से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं उन पे बात करेंगे, और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पे जो हम शुरू करेंगे वो है आदर्श गैस। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर बार पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आदर्श गैस। तो सबसे पहले तो अगर बात की जाए कि आदर्श गैस होती क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आदर्श गैस, मान लीजिए कोई बर्तन में गैस भरी हुई है, उस गैस को आदर्श गैस कब कहेंगे? आदर्श यानी आइडियल, कब वो आइडियल होगी, आदर्श कब बनेगी? तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे एक तो उसके जो कण है उनका आकार बहुत छोटा होना चाहिए, यानी कि बिंदु के आकार की होनी चाहिए। दूसरी, उनके कणों के बीच में कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, जब वो दीवारों से टकराएंगे तभी दाब उत्पन्न करेंगे, एक दूसरे के साथ टक्कर करेंगे तो उससे कोई दाब उत्पन्न नहीं होगा। तो ऐसी कुछ कंडीशंस है जो आपको पता होगी आदर्श गैस के लिए। लेकिन जो हमें जो मेन जो क्वेश्चन आना है वो कहाँ से आना है, वो आना है इसकी इक्वेशन से, इसके समीकरण से। वो क्या होती है? वो होती है पीवी बराबर एनआरटी। ये इक्वेशन आपने ये समीकरण देखी ही होगी। यहाँ पे पी दाब है गैस का, भी आयतन है, एन उसमें कितने मोल है, आर गैस नियतांक है, और टी टेम्परेचर है। आर जो होता है उसका मान होता है 8.314 और जूल पर डिग्री सेल्सियस पर केल्विन, जूल पर केल्विन जो तापमान का मतलब। तो ये आर का मान है। अब इसमें से क्वेश्चन एक तो सीधा पूछ लेगा कि दाब दे देगा आपको, आयतन दे देगा, मोल दे देगा, और पूछ लेगा कि उस गैस का तापमान बताओ। वो तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधे मान रखने हैं। दूसरे, इसमें कुछ प्रक्रम होते हैं, उन प्रक्रमों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक होता है समतापीय प्रक्रम, एक होता है रुद्धोष्म प्रक्रम। समतापीय और समायतनिक प्रक्रम भी होते हैं, लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, इसलिए हम 2 ही टॉपिक करेंगे इसमें, समतापीय और रुद्धोष्म प्रक्रम। देखिए उनको एक साथ पढ़ते हैं। एक तो होता है समतापीय, समतापीय प्रक्रम, और एक होता है रुद्धोष्म, रुद्धोष्म प्रक्रम। ये क्या होते हैं? आपके पास मान लीजिए बर्तन में एक गैस है। अब उस गैस में आप कई तरीके से उसको प्रसारित या संपीड़ित कर सकते हैं। मान लीजिए आपने उस गैस को गर्म किया, तो उस गैस का लगातार तापमान बदल रहा होगा। जैसे पानी को आप गर्म करते हो, शुरू में 20 डिग्री पे है, फिर 30 डिग्री, 40 डिग्री, 100 डिग्री, ऐसे बदलता रहता तापमान। लेकिन हम जिस प्रक्रम की बात कर रहे हैं वो है समतापीय प्रक्रम, यानी कि इस प्रक्रम में जो आपका तापमान है वो नियत रहेगा। ऐसा प्रक्रम जिसमें तापमान नियत रहे उसको बोलते हैं समतापीय प्रक्रम। बस एक कंडीशन जोड़ दो तो ये समतापीय प्रक्रम बन जाएगा। तो आदर्श गैस, ये समीकरण तो जब भी आदर्श गैस है तो ये समीकरण तो हमेशा लागू होती है। लेकिन इस समीकरण में अगर ये हुई कंडीशन हम लगा दें कि टी को नियत कर दें, एन तो यहाँ पे पहले ही नियत है, आर पहले ही नियत है, टी भी नियत हो गया, तो ये पीवी के बराबर में जो सारा है वो नियत हो गया। यानी कि पीवी अब क्या हो गया? नियतांक हो गया इस प्रक्रम के लिए। यानी कि पीवी का मान पहले जो था बाद में भी वही रहेगा। यानी मान लीजिए पहले पी1 वी1, पहले जब गैस कोई एक अवस्था में थी P1 और V1 था, इसका मान बाद में P2 V2 हो गया, तो इन दोनों का गुणा, यानी इन दोनों का गुणा नियतांक पहले जितना था उतना ही बाद में रहेगा। तो एक तो ये यहाँ से इक्वेशन निकल गया, ये समीकरण, ये इसके लिए ध्यान रखें। तो दशम प्रक्रम में क्या होता है? दशम प्रक्रम में होता है जैसे इसमें तापमान नियत रहता है, वैसे ही इस प्रक्रम में एंट्रोपी नियत रहती है। एंट्रोपी उस निकाय की नियत रहती है। तो इसमें जैसे ये इक्वेशन बनी, वैसे इसमें इक्वेशन निकाली जा सकती है, लेकिन उसको ड्राइव नहीं करेंगे हम, उसका कोई डेरिवेशन नहीं देखेंगे, डायरेक्ट उसको याद रखनी है। वो आती है पी वी की पावर गामा बराबर नियतांक। तो गामा यहाँ पे एक आता है कांस्टेंट, जिसको पता होगा आपको, रुद्धोष्म सूचकांक होता है ये। गामा को कैसे लिखते हो आप? गामा को कैसे लिखते हैं? सीपी बट्टा सीबी, ये वही गामा है। ये पावर में आता है वी की। यानी कि अगर इसको देखें तो पहले जो गुणा था इनका गामा के साथ वही बाद में रहेगा। तो ये वाली यहाँ से आपको ध्यान रखनी है समीकरण। अब इसमें एक तो ये सीधी समीकरण पूछ सकता है, और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? अब इसमें एक क्वेश्चन पीछे पूछा गया है, पीछे एग्जाम में, कि अगर 2 गैस ले ले अपने ए और बी, ए और बी 2 गैस ले ली जाए। एक गैस ले ली मान लीजिए ए, एक गैस ले ली बी। शुरू में इनके पास कुछ
तापमान है, कुछ प्रेशर है, कुछ इसका आयतन है, कुछ इसका तापमान है। इसका भी कुछ वही सब कुछ सेम ही है। इसका भी जो इसका दाब, आयतन और तापमान है वही इसका है। अब पूछता क्या है, एक बार तो इसको पी ए को तो आपने किया समताप, इस पे तो आपने समतापीय प्रक्रम लगाया और इस पे लगाया रुद्धोष्म प्रक्रम, इस पे लगाया रुद्धोष्म प्रक्रम। यानी कि इसको एक बार समतापीय प्रक्रम से ए को तो आपने प्रसारित किया, यानी एक गैस ली उसको और उसको प्रसारित किया यानी उसको फैलाया गैस को, वॉल्यूम यानी कि आयतन उसका बढ़ाया। प्रसार करने का मतलब आयतन बढ़ाना। और इसका रुद्धोष्म प्रसार किया है, इसका किया है समतापीय प्रसार और इसका किया है रुद्धोष्म प्रसार। अब प्रश्न ये आता है कि कुछ समय बाद जब हम इनकी समतापीय प्रसार, इसको रुद्धोष्म प्रसार करने के बाद थोड़े समय बाद जब इनको देखेंगे तो किसका आयतन ज्यादा आएगा। तो जब लास्ट में हम देखेंगे दोनों एक लास्ट में एक आयतन V2 तक इनको फैला दिया। ए का शुरू में आयतन V1 था, बी का V1 दोनों का सेम था और लास्ट में जब एक ऐसी स्थिति में पहुंचे जहां दोनों का आयतन क्या है, V2 है, दोनों का आयतन क्या है, V2 है। तो इस स्थिति में दोनों का प्रेशर बराबर होगा या एक का ज्यादा होगा, दूसरे का कम होगा, दूसरे का ज्यादा होगा, पहले का कम होगा, क्या होगा? प्रसार की बात कर रहे हैं। उसके बाद संपीड़न की भी बात करेंगे। तो अगर आपको ये देखना है पूरा ड्राइव करके तो इसको ऐसा देखा जा सकता है कि समतापीय प्रक्रम में ये वाली इक्वेशन, ये वाली समीकरण लगानी है और रुद्धोष्म वाले में ये समीकरण लगानी है। ये समीकरण लगा के जब इनको यहाँ पे मान रखेंगे तब आप देखेंगे कि जो हमारे पास उत्तर है वो हमें मिल जाएगा। करने को आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, सीधा इसको याद रखें। तो पहला नोट लिखना है आपको, सीधा प्रश्न आता है यहाँ से। नोट पहला, अगर समतापीय व रुद्धोष्म प्रसार की बात हो रही, प्रसार की, एक को जैसे ए को समतापीय और बी को रुद्धोष्म रूप से क्या किया, प्रसार किया, उसका क्या किया, प्रसार। तो इसका परिमाण, इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये निकलेगा कि जो ए जो गैस थी जिसको समतापीय हमने प्रसार किया था, उसका जो प्रेशर है वो ज्यादा आएगा। प्रेशर जो ए का है वो ज्यादा आएगा बी से। इसमें जब हमने प्रसार किया है, तो ये ध्यान रखना प्रसार की बात करनी, संपीड़न में मान अलग आ जाएगा। और अगर ये प्रश्न तो पहले पूछा गया है, अब प्रश्न कार्य का भी पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखना जो रिजल्ट प्रेशर के लिए है, दाब के लिए, वही कार्य के लिए आएगा। यानी कि इस पूरी प्रक्रम में कार्य भी ए पर ही ज्यादा ए के द्वारा ही ज्यादा किया जाएगा। तो कार्य का प्रश्न पूछ ले तो भी यही उत्तर, दाब का प्रश्न पूछ ले तो भी यही उत्तर। दूसरा, सेम, सारी चीजें सेम है। समतापीय प्रसार किया जा रहा है, समतापीय प्रक्रम है ए के लिए और रुद्धोष्म प्रक्रम है बी के लिए। लेकिन इस बार प्रसार नहीं किया जा रहा है, इन गैसों को संपीड़ित किया जा रहा है। इनको संपीड़ित करके इनका आयतन कम किया जा रहा है, तब जो प्रक्रम होगा उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। इस बार है संपीड़न। तो संपीड़न में आपको याद रखना है, जस्ट उल्टा कर देना है। इस बार बी का ज्यादा आएगा ए से, और हमारा काम कार्य जो है वो भी जो प्रेशर वाला उत्तर आएगा वही कार्य का उत्तर आएगा, ए का ज्यादा आएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसको नोट करें। अब देखिए आगे इसमें हम देखते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम में से ही और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। ये वाली जो समीकरण रुद्धोष्म प्रक्रम की, इसमें वो ये भी पूछ सकता है कि इस समीकरण को P और T के पदों में लिखो या इस समीकरण को V और T के पदों में लिखो। तो P और T के पदों में कैसे लिखेंगे, P T के पदों में यानी चाहिए यहाँ से V गायब करना पड़ेगा। V कैसे गायब करोगे, ये वाले समीकरण का काम में लीजिए, यहाँ से V निकालिए, कितना आएगा nRT बटा T। अब ये V यहाँ पे रखिए इसके अंदर, तो V हट जाएगा और T आ जाएगा। देखिए कैसे, P V की जगह क्या रखेंगे nRT बटा P, और पावर में गामा, नियतांक को हम मान लेते हैं C है कोई। फिर यहाँ से देखिए क्या करेंगे आप, P NR दोनों नियतांक है, ये पावर इनकी गामा है, उधर जाके नियतांक में मिलके ये नियतांक ही बन जाएगा पूरा। तो ऊपर क्या बच गया T, नीचे बच गया P, इसकी पावर गामा बराबर नियतांक P, और नीचे P की पावर गामा है। ये देखिए ऐसे खोलेंगे इसको, T की पावर गामा, P की पावर गामा, ये ऊपर एक पावर है नीचे गामा, ये क्या बन जाएगा, ये कांस्टेंट है। तो अगर आगे हल करेंगे ये गामा पावर ऊपर जाएगी तो घट जाएगी, 1 माइनस गामा और T की पावर गामा। तो ये भी पूछा जा सकता है, पूछा हुआ है ये क्वेश्चन ऐसे PT के पदों में। ऐसे ही VT के पदों में कैसे निकालेंगे, VT के पदों में निकालेंगे, V रखना है P नहीं रखना। तो यहाँ से P निकालिए, P क्या आएगा nRT बटा V, और इसको यहाँ पे रख दीजिए। तो जो आपको समीकरण मिलेगी वो भी इसके पदों में मिल जाएगी, तो वो मिलेगी आपको T की पावर गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट। वो खुद कर सकते हैं, हम याद करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। एक इसमें और पूछ सकता है PV डायग्राम, PV आरेख पूछ सकता है किसका,
कई बार एक पूछ सकता है आदर्श गैस को अगर आपने संपीड़ित और प्रसारित किया है समतापीय और रुद्धोष्म प्रक्रम से तो आरेख कैसा बनेगा, तो कुछ ऐसा बनता है, तो आप ध्यान रखें सीधा ही। कुछ इस प्रकार का ग्राफ आपको देखने को मिलता है। ये समतापीय है और वो भी प्रसार है, ये रुद्धोष्म प्रसार है, ये समतापीय समतापीय संपीड़न है, ये रुद्धोष्म संपीड़न है। इस प्रोसेस में 4 प्रोसेस है, 1 2 3 4, तो ऐसा ये ग्राफ बनता है। तो इसको भी आप लिखें अपनी कॉपी में। इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है सीपी और सीवी के बारे में। सीपी सीवी क्या होती है, ये विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं। सीपी होती है नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, सीवी होती है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। तो इनमें एक संबंध होता है कि सीपी माइनस सीवी जो आदर्श गैस के लिए निकल के आती है उसका मान आता है आर, जो गैस नियतांक होता है। और इन दोनों को अगर भाग करें सीपी और सीवी को तो आता है गामा। गामा वही है जो आपके रुद्धोष्म प्रक्रम में पावर में आ रहा था, इसको बोलते हैं रुद्धोष्म सूचकांक। तो सीपी बटा सीवी अगर इसका अनुपात पूछ ले तो गामा के बराबर होता है, और इनका अंतर पूछ ले तो आर के बराबर होता है। ये दो चीजें भी आप ध्यान रखें। तो ये आदर्श गैस का टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अब अगला टॉपिक हमारा है जहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं, वो है ऊष्मा इंजन। इससे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है और आसान सा। ऊष्मा इंजन के बारे में वैसे आपको मोटा मोटा आइडिया होगा कि क्या होता है। मान लीजिए एक स्रोत है, स्रोत जहां से जिसका तापमान T1 है, एक सिंक होता है जिसका तापमान है मान लीजिए T2, और बीच में एक कार्यकारी पदार्थ लगा होता है। ये पदार्थ यहाँ से ऊष्मा लेता है, तो जिससे ऊष्मा ली जाती है उसको बोलते हैं स्रोत, और उसका तापमान ज्यादा होता है। और जिससे ऊष्मा जिसको कुछ ट्रांसफर कर दी जाती है, जैसे मान लें Q2, उसको सिंक बोलते हैं। तो ये है सिंक, ये है स्रोत। और ये क्या करता है, बीच में कार्यकारी पदार्थ जैसे ही कुछ ऊष्मा इसके अंदर आती है तो कुछ ऊष्मा का तो ये काम में लगा देता है, कुछ वेस्ट ये वापस बाहर भेज देता है। तो यहाँ पे कुछ क्या कर देता है, यहाँ पे ये वर्क कार्य कर देता है। तो कुछ क्या इसने किया, काम किया। ये कुछ वैसे ही है जैसे अगर आप मोटरसाइकिल में देखो तो मोटरसाइकिल का इंजन जो होता है वो एक ऊष्मा इंजन ही होता है। उसमें क्या होता है, जैसे पेट्रोल भरते हैं तो पेट्रोल अंदर जाके जलता है, तो उससे क्या होता है, एक बड़ा हेवी तापमान बनता है वहां पे, जिसको हम बोल देते हैं T1 है वो तापमान, बड़ा तापमान है। T1 यहाँ पे क्या होता है, बड़ा होता है T2 से, हमेशा ही T1 यहाँ से इस वाले तापमान से ज्यादा बड़ा होगा। तो वो क्या होता है T1। अब T1 से अब उस मोटरसाइकिल में जो अंदर इंजन लगा होता है उसमें कुछ पदार्थ भरे होते हैं, वो क्या करते हैं, उससे जलने से जो उष्मा बनती है उससे मोटर वगैरह घुमाते हैं। तो मोटर वगैरह घुमाने में क्या हो गया, काम हो गया। और कुछ उष्मा जो वेस्ट थी वो साइलेंसर से बाहर निकल जाती है, साइलेंसर से ये बाहर निकल जाती है और वायुमंडल को मिल जाती है। तो वायुमंडल क्या हो गया, सिंक हो गया, जिसका तापमान T2 है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब उसमें क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन कैसा आएगा। पहली चीज यहाँ पे आप लोग डब्ल्यू को कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू क्या है, उसमें Q1 ली Q2 निकाल दी, कुछ क्या किया, काम किया। यानी कि डब्ल्यू क्या है, Q1 और Q2 के बीच का जो अंतर था, मान लीजिए यहाँ से 10 जूल हमने ली, 5 जूल हमने निकाल दी, तो बचा कितना, 5 जूल, वो क्या हो गया, काम हो गया। तो 10 और 5 इन दोनों को घटाएंगे तो ये डब्ल्यू आता है। तो डब्ल्यू क्या होता है, Q1 माइनस Q। एक तो ये ध्यान रखना है। एक होती है इसकी दक्षता, उष्मा इंजन की दक्षता क्या होती है, दक्षता का मतलब होता है, इसको लिखेंगे इंटा से, और ये लिखे जाते हैं कैसे, दक्षता का मतलब होता है कितना काम किया और उसको भाग कर दीजिए कितनी उष्मा अवशोषित की थी उससे, ये हो गई दक्षता। उसको आगे और कैसे लिख सकते हैं, तो डब्ल्यू को ये अपने Q1 माइनस Q2 से लिख सकते हैं, बटा Q1। तो यहाँ से Q1 से दोनों को भाग देंगे तो Q1 बटा Q1 एक हो जाएगा, और Q2 बटा Q1। दूसरा सूत्र इसका ये हो गया, ये हो गया इसका पहला जो मेन इसकी परिभाषा है। और एक और सूत्र बनता है, यहाँ पे सेम टू सेम Q2 की जगह T2 कर दो और इसकी जगह T1 कर दो। ये तीसरा सूत्र जहाँ से क्वेश्चन आता है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। रखने आपका सारे ध्यान में सबसे पूछा जा सकता है, ये परिभाषा पूछी जा सकती है, ये होती है, ये एक सूत्र बनता है, और एक ये इसकी तापमान पे। तो जो उष्मा इंजन की जो दक्षता है अगर देखेंगे इस सूत्र से, वो सिर्फ सोर्स और सिंक, स्रोत और सिंक के तापमान पर निर्भर करती है और किसी चीज पर नहीं। कार्यकारी पदार्थ इसमें चाहे जो भी भर दो आप, उस पर निर्भर नहीं करेगी, सिर्फ तापमान पे। तो ये आप लाइन नोट लगा के ध्यान रखें कि उष्मा इंजन की दक्षता, उष्मा इंजन की दक्षता इंटा जो है वो T1 व T2 पर ही, सिर्फ T1 और T2 पर ही निर्भर, सिर्फ T1 और T2 पर, सिर्फ T2 पर ही सिर्फ निर्भर करती है और किसी पर नहीं। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इस पे क्या क्या न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं वो देखिए। तो वो न्यूमेरिकल जो पूछे गए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं।
पहला सिंपल क्वेश्चन, मान लीजिए आपको स्रोत का तापमान दे दिया कुछ, मान लीजिए कुछ भी 100 डिग्री सेल्सियस, और मान लीजिए आपको सिंक का तापमान दे दिया 50 डिग्री सेल्सियस। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा ही जब उस सूत्र में आप मान रखो वो सेल्सियस में नहीं रखना है, SI सिस्टम में रखना होता है, और SI मात्रक केल्विन होता है। तो सबसे पहले इसको केल्विन में बदलें, तो केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ना पड़ता है, तो 373। और इसमें अगर देखें तो कितना, इसको 50 ना लेके इसको 10 ले लें, 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसका तापमान कम ही होता है। तो इसको कम करेंगे तो इसमें 273 जोड़ेंगे, 283 केल्विन, ये केल्विन में आ गया। अब निकाल लीजिए दक्षता, 1 माइनस T2 बटा T1, ये सूत्र है। बस मान रखिए 1 माइनस T2, यानी जो कम तापमान है वो T2 ऊपर आता है, तो वो कितना है 283, और जो छोटा तापमान बड़ा तापमान है वो नीचे आता है, तो 373। तो ये अगर आपको हल करेंगे तो यहाँ से उत्तर मिल जाएगा आपको 373 माइनस 283 बटा 373। 373 में से 283 अगर आप घटाएंगे तो इसमें लगभग बचेंगे आपके 93, 103, 90 बचेंगे, और बटा 373। इसको जब आप भाग करेंगे तो लगभग लगभग एक आप आंसर तक पहुंच सकते हो, लगभग लगभग 25% के आसपास इसकी दक्षता आएगी। एक प्रश्न ये हो गया। और क्या प्रश्न आ सकता है इसमें? एक प्रश्न ये पूछा गया था पेपर में, ये मान लीजिए आपके पास एक प्रश्न ये आया था कि सोर्स जो है आपका, स्रोत जो है उसका तापमान 227 डिग्री सेल्सियस है, और जो उष्मा ऐसे है, ये सोर्स है, यहाँ से ये ऐसे, और ये सिंक, ये कार्य, इसने यहाँ से सोर्स से कितनी उष्मा ली है? इसने ली है 10⁴ जूल उष्मा इसने ली है। पूछा क्या है? कार्य कितना हुआ है, ये कार्य पूछा है आपसे कितना हुआ है। और सिंक का तापमान आपको 127 डिग्री, सिंक का तापमान 127 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, कितना दे रखा है, और कार्य पूछा है। तो कार्य निकालने के लिए आपको पास क्या तरीका है? पहला तरीका तो ये है कि कार्य होता है Q1 माइनस Q2, तो Q1 तो आपको पता है लेकिन Q2 नहीं पता, तो ये तो नहीं लगा सकते। दूसरा तरीका कैसे? दूसरा तरीका ये है कि दक्षता निकाल लो पहले, W बटा Q1 होती है, और Q1 आपको पता है, अगर ये W ऐसे निकल जाएगा, फिर ये वाला लगा के इसको इधर ले जाए, अगर आपको दक्षता पता चल जाए तो उसको Q1 से गुणा कर देंगे, कार्य निकल जाएगा। दक्षता आप निकाल सकते हो क्योंकि T1 और T2 दे रखा है, तो दक्षता निकाल लो पहले। 1 माइनस T2 कितना, ये डिग्री सेल्सियस में है, इसको ये 273 जोड़ के केल्विन में बदलेंगे, पहले कितना आएगा, 273 जोड़ेंगे तो 400, इसमें 273 जोड़ेंगे तो 500, इसका आंसर कितना आएगा 100 बटा 500, यानी कि दक्षता आ गई 1/5। अब यहाँ से आप कार्य निकाल लीजिए, तो कार्य कितना हो जाएगा 1/5 गुणा Q1 का मान कितना है, Q1 का मान 10⁴ जूल, एक घात आगे कर लीजिए, और 10⁻³ ऐसे की 80, 5 दूनी 10, 2000 जूल इसका उत्तर आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आसान है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना। उसके बाद अगर देखें उसमें और भी क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है फैक्ट का, कि अगर दो, मान लीजिए दो इंजन है, दो इंजन है, एक तो ये रहा, ऐसे बना दिया हमने, एक दूसरा इंजन है कोई, तो इसमें क्या पूछेगा आपके कि ये दो इंजन बने हुए हैं, ये जो पहला वाला इंजन है ये है उत्क्रमणीय, और ये दूसरा वाला है ये है अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अंतक्रमणीय का मतलब ये होता है, उत्क्रमणीय का मतलब होता है अगर एक पूरा चक्कर, कोई भी कार्यकारी पदार्थ या कोई भी गैस अगर एक पूरी चक्रीय प्रक्रम में जाती है तो वैसे ही उसको वापस भी लौटाया जा सकता है रिवर्स प्रोसेस से, तो उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय। और जिसको वैसे के वैसे नहीं लौटाया जा सकता उसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय। तो उतना ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना, इस नाम याद रखिए। उत्क्रमणीय अगर है यहाँ पे एक, और दूसरा उन्हीं दो तापमानों के बीच एक अनुत्क्रमणीय लगा हुआ है, तो ज्यादा दक्षता किसकी होगी? तो ध्यान रखना उत्क्रमणीय वाले की दक्षता ज्यादा होगी। और अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ ले दोनों ही उत्क्रमणीय है तो किसकी ज्यादा होगी? ये भी उत्क्रमणीय, ये भी उत्क्रमणीय, और दोनों एक ही तापमानों के बीच में काम कर रहे हैं, ये भी T1 T2 के बीच में, ये भी T1 T2 के, तो दोनों की क्या होगी? बराबर होगी। ये दो बातें ध्यान रखनी है जहां से क्वेश्चन पूछा गया है।
अगली जो चीज है, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। सबसे पहले तो यह नियम किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। पहला प्रश्न तो यही बन गया, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। दूसरा, इसमें क्या समीकरण बनती है? तो ये बनती है Q बराबर W प्लस डेल्टा U। क्यू क्या है? जो भी निकाय है आपका, उसने कितनी ऊष्मा को ग्रहण किया है या कितनी ऊष्मा को निकाला है, यानी कितनी अवशोषित की है। अवशोषित मतलब ग्रहण, और उत्सर्जित यानी निकाली कितनी है, वो यहाँ पे रखनी है आपको। डब्लू क्या है? कार्य। डब्लू क्या है? कार्य। डब्लू कार्य है, तो निकाय ने कितना कार्य किया है, निकाय पर कितना कार्य हुआ है, वो यहाँ पे रखना है। और डेल्टा यू क्या है? ये है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ है। तो ये सब चीजें आपको पता है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के अब ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो उसमें ये प्लस माइनस का ध्यान रखना होता है। अगर निकाय पे निकाय ऊर्जा अवशोषित करे तो आपको लेना है प्लस। ये थोड़ा ध्यान से देख लें आप, अवशोषित करे तो प्लस, उत्सर्जित करे तो माइनस। निकाय ऊर्जा को अवशोषित करे तो प्लस, उत्सर्जित करे तो माइनस। वैसे ही अगर कार्य, निकाय खुद कार्य करे तो प्लस का निशान लेना है, निकाय के ऊपर कोई दूसरा कार्य करे तो माइनस का निशान लेना है। तो ये आपका प्रथम नियम है। इस पे आप करते हैं न्यूमेरिकल। तो इस पे न्यूमेरिकल क्या आया है? न्यूमेरिकल ये था कि कोई गैस है, उस पर 20 जूल कार्य किया जाता है, यानी गैस पर कितना कार्य किया गया? 20 जूल। तो गैस के ऊपर कार्य हुआ है, तो हमने कहा कार्य जब गैस के ऊपर हो, निकाय के ऊपर हो, तो माइनस का निशान ले लेते, माइनस 20 जूल। और 40 जूल उष्मा ये करती है उत्सर्जित। तो जब उष्मा उत्सर्जित करे गैस तो माइनस, अवशोषित करे तो प्लस, यहाँ पे उत्सर्जित बोला है तो माइनस 40 जूल। और हमें पूछा क्या है? गैस की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा, यानी कि शुरू में आंतरिक ऊर्जा कितनी है इनिशियल में, वो है आपकी 70 जूल। 70 जूल। पूछे क्या है अंत में कितनी होगी अब, यानी पहले 70 जूल आंतरिक ऊर्जा थी गैस की, पहले जब एक गैस पड़ी हुई थी उसकी आंतरिक ऊर्जा थी 70 जूल। अब क्या किया, उस पे निकाय पर कुछ कार्य कर दिया इतना, और निकाय ने ऊर्जा इतनी उत्सर्जित कर दी। तो अब पूछ रहा है आंतरिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी इन दोनों प्रोसेस को करने के बाद। तो बस अगर ये सब ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन आए तो समझ जाना प्रथम नियम का है। तो इसको करेंगे कैसे? तो बस मान रख दीजिए क्यू का मान कितना है? -40 बराबर डब्ल्यू का मान कितना है? -20 और प्लस डेल्टा यू। ये क्या है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को बताता है। तो इसको हल करें तो डेल्टा यू का मान कितना आ जाएगा? -40 प्लस 20, यानी कि -20 जूल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसकी आंतरिक ऊर्जा में 20 जूल का परिवर्तन आया है। माइनस का मतलब परिवर्तन, कमी हुई है वो, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में ये प्रोसेस करने के बाद 20 जूल की कमी होगी। यानी अगर पहले 70 थी तो अब आंतरिक ऊर्जा लास्ट में कितनी बचेगी? पहले 70 थी, अब इसमें से कितनी कम हो गई? 20 जूल घटा दो तो कितनी बच गई? 50 जूल। ये हो गया इसका उत्तर। चलिए अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी बात करते हैं, वो है ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। तो इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? पहला तो आपको ध्यान रखना है ये एक समीकरण जिसमें यह बताया गया है कि कोई भी सिस्टम या कोई भी निकाय द्वारा जो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन किया जाता है उसका उसकी एंट्रोपी के साथ क्या संबंध है। ऐसे यहाँ पे एंट्रोपी है, तो ये एक संबंध, ये आपको याद रखना है, डेल्टा क्यू बराबर टी डेल्टा एस। इससे एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रुद्धोष्म प्रकार, अगर कोई रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है, रुद्धोष्म प्रक्रम हो रहा है, और उसमें रुद्धोष्म प्रक्रम में तापमान को T1 से बढ़ा के T2 कर दिया, तो उसकी एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ से सीधा सीधा बात ये थी, इस संबंध को यूज करना था। रुद्धोष्म प्रक्रम का मतलब होता है ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय ना तो ऊर्जा को अवशोषित करे ना ही ऊर्जा को उत्सर्जित करे, यानी कि डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्या बताता है? कितनी ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित की। तो रुद्धोष्म में कोई कुछ नहीं करता, जीरो, तो ये यहाँ से जीरो, तो डेल्टा एस भी जीरो। डेल्टा एस जीरो, इसका मतलब एंट्रोपी में जो चेंज है, डेल्टा इसका मतलब एंट्रोपी में परिवर्तन है वो जीरो है, यानी कि इस प्रक्रम में एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एंट्रोपी नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो दो कथन है वो पूछे जाते हैं द्वितीय नियम के। पहला कथन है केल्विन प्लांक का कथन। तो केल्विन प्लांक ने बोला ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं है जिसका एकमात्र परिणाम गर्म पदार्थ से मिली संपूर्ण ऊष्मा को पूर्णतया कार्य में बदला जा सके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप कोई भी गर्म पदार्थ से, जैसे आप हीट इंजन, उष्मा इंजन की बात करो, मोटरसाइकिल में जो लगा होता है, वो गर्म, जैसे पेट्रोल जलने से जो गर्मी मिलती है उससे उष्मा लेता है और उससे कार्य करता है वो, जैसे मोटर वगैरह घुमाता है जिससे हमारा मोटरसाइकिल चलता है।
तो क्या सारी की सारी ऊर्जा को मोटरसाइकिल घुमाने में लगाया जा सकता है, यानी सारी की सारी ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है पूर्णतः? तो ऐसा नहीं है। तभी तो मोटरसाइकिल में साइलेंसर लगे होते हैं, उससे कुछ ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी कि सारी की सारी ऊष्मा को कार्य में नहीं बदला जा सकता, कुछ ऊष्मा तो वेस्ट में जाएगी ही। तो ये कहा केल्विन प्लांक ने। दूसरा है क्लोसियस का कथन। क्लोसियस ने उससे उल्टा बोला, इसने बोला गर्म से ठंडा, गर्म से ऊष्मा निकालना। अब ये बोलता है ठंडे से, कि ठंडे चीज से ऊष्मा निकाल के आप गर्म पिंड में ऊष्मा स्थानांतरण नहीं कर सकते। यानी कोई चीज ठंडी है, अगर आप देखें आपके पास बर्फ पड़ी है और एक तरफ आपने बहुत गर्म पानी लिया है किसी बर्तन में, उन दोनों को आप अगर टच करेंगे तो आपको पता है जो गर्म पदार्थ है उससे ही ठंडे पदार्थ में ऊष्मा जा सकती है, ठंडे से गर्म में अपने आप नहीं जा सकती, अपने आप नहीं जा सकती, इसने बोला। लेकिन अगर इसको भिजवाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ बाहर से कुछ ना कुछ कार्य करवाना पड़ेगा, जैसे फ्रिज में होता है। फ्रिज में क्या होता है, हम गर्म पानी रखते हैं, वो ठंडा हो जाता है, यानी कि ऊष्मा इसके अंदर से निकली है। ऊष्मा ठंडे पदार्थ से गर्म पदार्थ में ऐसे नहीं जा सकती जैसे सीधी सीधी आप कोई नेचर में प्रोसेस होती है। तो ये क्लोसियस ने कहा था। तो ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं है जिसका एकमात्र परिणाम ठंडे पिंड से गर्म पिंड में ऊष्मा स्थानांतरण हो। तो ठंडे पिंड से गर्म पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण किया जा सकता है, लेकिन वो एकमात्र परिणाम नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ कार्य आपको अलग से भी करना पड़ेगा। तो ये दोस्त कथन आपको ध्यान रखने हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर ऊष्मागतिकी, जहाँ से आपके 3 क्वेश्चन आए। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो 3 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। थैंक यू।